ठीक है, अब आपको डायग्राम दिख रही है क्या, स्लाइड दिख रही है सबको क्लियर कट? स्लाइड इज क्लियर टू एवरीवन? ओके। तो इसमें अगर आप देख सकते हो, तो इसमें कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू में वेस्टर्न फ्रीक्वेंसी मीटर में दो कॉइल्स होंगी। समझ में आ रहा है? दो कॉइल्स, कितनी? दो। एक होगा आपका कॉइल ए और दूसरा होगा कॉइल बी। और ये जो दोनों कॉइल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये दोनों कॉइल को हम एक दूसरे को परपेंडिकुलर पोजीशन में माउंट करेंगे। समझ में आ रहा है? कैसे पोजीशन में रखेंगे इसको? परपेंडिकुलर पोजीशन में। And both of the coils, that is coil and coil B, will be distributed in two equal parts, right? जैसे हम कॉइल ए की बात कर रहे हैं, तो कॉइल ए को भी अपन ने दो अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं। इफ यू कैन सी देयर, जो आपको लाइट येलो कलर का दिख रहा है पार्ट, है ना, दैट इज योर कॉइल ए। जो वर्टिकल वैंस या वर्टिकल प्लेन आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा है, वो आपकी कॉइल ए है, जिसको अपन ने दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। वैसे ही कॉइल बी है, इफ यू कैन सी देयर, जो आपको ब्लू कलर में दिख रही, दैट इज अ कॉइल बी। उसको भी अपन ने दो अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया है। समझ में आ रहा है? तो मेन जो उसका फंक्शनिंग रहेगा कॉइल का, वो आपका ये कॉइल है, और कॉइल बी को दो अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करके अपन ऑपरेट करा रहे हैं। ठीक है, उसके पीछे रीजन है। इसके पहले भी अपन ने पावर फैक्टर मीटर के पहले भी जो एक टॉपिक पढ़े थे, उसमें भी हमने दो इक्वल पार्ट्स में कॉइल को डिवाइड करते हैं अपन। जैसे पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के केस में भी, कि भाई हमारी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होनी चाहिए, या फिर जो मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा जनरेट होता है, डेवलप होता, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो हमारी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। वो पर्पस के लिए, वो पर्टिकुलर थिंग के लिए हम उसको क्या कर रहे हैं, अलग अलग सेक्शंस में, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। थैंक यू। क्लास शुरू है ना, बात करते हैं। हाँ, कॉल करते। सो कॉइल ए और कॉइल बी जो है, दोनों सेक्शंस को हम क्या कर रहे हैं बेटा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, सो एज टू फॉर्म द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, राइट? अब यहाँ पे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हर कॉइल के साथ हमने एक रेजिस्टर और एक इंडक्टर लगाया है। ठीक है, जैसे कॉइल ए है, उसके साथ रेजिस्टर आर ए रहेगा, जो उसके सीरीज में होगा। देखो, जो मैं वर्डिंग बोल रहा हूँ वो थोड़ा ध्यान में रखो, हाँ? जो रेजिस्टर आर ए होगा वो कॉइल ए के सीरीज में लगा रहेगा। और सिमिलरली जो क्या बोल सकते हैं, रिएक्टेंस है ना, दैट इज एल ए। ठीक है, रिएक्टेंस होगा जो कॉइल का एल है, दैट इज कंसिडर्ड इन पैरेलल। यहाँ पे आपको अगर, इफ यू कैन सी देयर, यू कैन सी द एक्सिस ऑफ कॉइल ए, वर्टिकल एक्सिस आपको दिख रहा है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल जो है वो आपका एक्सिस ऑफ कॉइल ए है, और जो वर्टिकल है वो आपका एक्सिस ऑफ कॉइल बी है। यानी यहां से समझना क्या है आपको सर, कि कॉइल ए और कॉइल बी दोनों भी जो है एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। समझ में आ रहा है? कैसे रहेगा, दोनों को भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर, तो उसके हिसाब से दोनों के एक्सिस भी कैसे आएंगे, एक दूसरे को परपेंडिकुलर आएंगे। ठीक है, तो रेजिस्टर आर ए जो हमने लगाया सर यहाँ पे, वो कॉइल ए के सीरीज में लगाया, और इंडक्टर जो है या फिर जो रिएक्टेंस है एल ए, वो कॉइल ए के पैरेलल में लगाया। वैसे ही सिमिलरली अगर कॉइल बी अगर आप देखोगे, ब्लू वाला कॉइल बी यानी ब्लू वाला, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर केस में यहाँ पे जो एल बी है, वो एल बी हम उसको सीरीज में लगाएंगे, राइट? और जो आर बी रहेगा रिएक्टेंस, वो उसके पैरेलल में लगाएंगे हम। समझ में आ रहा? तो वो हिसाब से ऐसा हमारा दोनों का कंस्ट्रक्शन होगा। मैं फिर से एक लाइन रिपीट कर रहा हूं, ध्यान में रखना है। कॉइल ए और कॉइल बी दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। कॉइल ए में रेजिस्टर आर ए सीरीज में लगा रहेगा कॉइल के साथ, और रिएक्टेंस एल ए पैरेलल में। और एग्जैक्टली exactly उसका कॉइल बी के लिए कैसा होगा, कॉइल बी के लिए एल बी हमारा सीरीज में रहेगा, रिएक्टेंस सीरीज में रहेगा, और जो रेजिस्टेंस आर बी है वो हमारा पैरेलल में होगा। ये जो आपको रेड में दिख रहा है, इसका कंस्ट्रक्शन ध्यान में आ रहा है कि क्या बोल रहा हूं मैं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? थोड़ा डायग्राम में ध्यान दो अब, है ना? मैं जो बोल रहा हूँ वही डायग्राम में आपको दिख रहा है, तो ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन और डायग्राम के हिसाब से ध्यान में रखना है। कॉइल ए सर, कॉइल बी दोनों परपेंडिकुलर 90 डिग्री एक दूसरे को, रेजिस्टेंस आर ए कॉइल ए के साथ सीरीज में, लेकिन एल ए रिएक्टेंस पैरेलल में, और रेजिस्टेंस सीरीज में, रिएक्टेंस पैरेलल में। बट वही अगर कॉइल बी देखोगे तो उसके लिए एग्जैक्टली उल्टा होगा। उसमें जो है एल बी आपका सीरीज में रहेगा,
कॉइल बी का, और आरबी जो है वो पैरेलल में रहेगा, रेजिस्टेंस पैरेलल रिएक्टेंस सीरीज, ऐसा उसका कंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। और उसके अलावा एक एक्स्ट्रा हमने क्या बोल सकते हैं, एक सीरीज रिएक्टेंस एल हमने यहाँ पे जोड़ा है, जो आपके सोर्स या सप्लाई के साथ कनेक्टेड रहेगा। एल दिख रहा है सिर्फ एल ग्रीन कलर में, सो दैट विल बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द सोर्स, राइट। सो ये जो इंडक्टर हमने इंडिविजुअली सीरीज में लगाया है सोर्स के, उसका काम क्या रहेगा, जब हम इनपुट में सप्लाई देते हैं, सो जो भी इनपुट में सप्लाई हम कनेक्ट करेंगे, वो सप्लाई के फ्रीक्वेंसी में या उसके क्या बोल सकते हैं, वेवफॉर्म्स में कभी कभी क्या होता है, हार्मोनिक्स होते हैं, राइट। हार्मोनिक्स, हार्मोनिक्स है ना, दैट इज ऑफ हायर ऑर्डर। तो जैसे हम बोल सकते हैं वेवफॉर्म में जो डिस्टरबेंस रहते हैं, जो उसमें रिपल्स रहते हैं, जो हार्मोनिक्स रहते हैं, उस वो हार्मोनिक्स को नलीफाई करने के लिए, या फिर वो हार्मोनिक्स को क्या बोल सकते हैं, जीरो करने के लिए, या फिर हमारे उसको वेवफॉर्म से हटाने के लिए हम जनरली ये इंडक्टर यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। सीरीज रिएक्टेंस बोल रहे हैं उसको, दैट इज ऑफ इंडक्टर एल। सो दैट विल प्ले द रोल ऑफ फिल्टर इनफैक्ट, है ना, दैट विल प्ले अ रोल ऑफ फिल्टर, जो हमारे ये हार्मोनिक्स को, रिपल्स को फिल्टर आउट करेंगे, ठीक है। सो दैट हमारे सर्किट को जाने वाले जो वेवफॉर्म रहेगा या सप्लाई रहेगा, उसमें कोई भी डिस्टरबेंस या कोई भी उसमें रिपल से हार्मोनिक्स नहीं रहेंगे, समझ में आ रहा है। तो वो हमारे सीरीज रिएक्टेंस का काम वही है एल का, कि इनपुट से आने वाले हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स को, फ्रीक्वेंसी के हार्मोनिक्स को, या रिपल्स को, या डिस्टरबेंस को हमें डैम्प आउट करना है, या फिर उसको नलीफाई करना है, वो हमारे सीरीज रिएक्टेंस का काम रहेगा, ठीक है। अब ओवरऑल कंस्ट्रक्शन के हिसाब से अपन ने पास यहाँ पे दो कॉइल है, एज आई सेड, जो हमारे 90 डिग्री एक दूसरे को। उसके अलावा उसके सेंटर में हमारे पास एक क्या बोल सकते हैं, एक वो टू से एक स्पिंडल रहेगा, जिसके ऊपर जनरली एज लाइक एवरी इंस्ट्रूमेंट हमें क्या शो करना है, हमें फ्रीक्वेंसी देखना है सर, कि भाई हमारी इनपुट सप्लाई की फ्रीक्वेंसी हायर साइड में है, लोअर साइड में है, या नॉर्मल है। नॉर्मल है ना 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो बट ऑब्वियसली उसको हमें हमें हम कैसे उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर अगेन, राइट। and that movement of the pointer, it will be accomplished, or it will be controlled through the magnetic field which will be produced by coil A and coil B together, right। तो coil A और coil B को हमने परपेंडिकुलर प्लेन में फिक्स किया है, तो उसके सेंटर में जो स्पेस रहेगा, वो सेंटर में हमारा ये नीडल, मैग्नेटिक नीडल और हमारे पॉइंटर का अरेंजमेंट रहेगा। तो वो कैसे हवा में रहेंगे क्या, नहीं, उसके लिए हमारा एक छोटा सा क्या बोल सकते हैं, स्पिंडल अरेंजमेंट होता है, जिसको हम शाफ्ट बोलते हैं। स्पिंडल इट इज नथिंग बट अ सिंपल वो टू से एल्यूमिनियम बार और शाफ्ट, जिसके ऊपर ये पूरा अरेंजमेंट फिक्स होता है, ठीक है। तो उसमें वो वर्टिकल स्पिंडल के ऊपर एक आपका मैग्नेटिक नीडल रहेगा, विच विल बी मेड अप ऑफ अ सर्टेन सॉफ्ट आयरन मटेरियल और एल्यूमिनियम अगेन, एंड वी हैव द लाइट वेट एल्यूमिनियम पॉइंटर, जो आपको ब्लैक कलर में दिख रहा है। ये पॉइंटर और नीडल, ये दोनों भी आपके वहां पे फिक्स रहेंगे, समझ में आ रहा है। वो आपके क्या बोल सकते हैं, स्पिंडल के ऊपर या एल्यूमिनियम शाफ्ट के ऊपर, एंड दैट पर्टिकुलर नीडल इट इज पिवोटेड इन दैट पर्टिकुलर शाफ्ट, और वो टू से स्पिंडल। पिवोटेड इन द सेंस व्हाट सर, इसके पहले अपन ये वर्डिंग यूज किए। पिवोटिंग इसका मतलब ये है, वो नीडल को बीच में से होल करते हैं, है ना, और वो होल, वो पूरी की पूरी जो नीडल है, वो आपके स्पिंडल में फिक्स्ड रहती है। यानी अगर मैग्नेटिक नीडल मूव होगी, तो आपका क्या बोल सकते हैं, वो पॉइंटर जो है, वो पॉइंटर भी मूव होगा, और आपकी जो स्पिंडल है वो भी मूव होगी। समझ में आ रहा है क्या अरेंजमेंट, जैसे हमारे क्या बोल सकते हैं, मोटर्स या मशीन्स में होता है बेटा, इफ यू रिमेंबर, जैसे हमारा कंडक्टर मूव होता है, कॉइल मूव होती है, आर्मेचर मूव होता है, वैसे वैसे आपका शाफ्ट भी मूव होता है, वैसे ये अरेंजमेंट है यहाँ पे। तो वो पर्टिकुलर केस में वो शाफ्ट या स्पिंडल के ऊपर आपकी मैग्नेटिक नीडल भी रहेगी, सॉफ्ट आयरन मटेरियल की, और उसके अपर साइड में ये आपका पॉइंटर भी फिक्स रहेगा, ठीक है। ऐसे अरेंजमेंट वहां पे होता है। और कभी कभी हम उसको डैम्पिंग वैन्स भी अटैच करके रखते हैं, वो मूविंग सिस्टम के साथ डैम्पिंग वैन्स भी अटैच करके रखते हैं, जो हमारे पॉइंटर के ऑसिलेशंस को डैम्प आउट करते हैं, या जो डैम्पिंग फोर्स प्रोवाइड कराना है पॉइंटर को, या पॉइंटर के मोशन के अगेंस्ट में जो हमें डैम्पिंग फोर्स लगता है, उसको स्टेडी स्टेट पोजीशन में लाने के लिए, फिक्स पोजीशन में लाने के लिए, उसलिए हम वहां पे डैम्पिंग वैन्स लगाते हैं ना। उसमें एक तो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग भी यूज होता है,
या फिर हमारा क्या बोल सकते हैं एडी करंट डैम्पिंग भी हम यूज करते हैं जनरल केसेस में, ठीक है। तो वो भी अरेंजमेंट हम वो क्या बोल सकते हैं स्पिंडल के साथ देते हैं, ठीक है। तो ऐसा ओवरऑल हमारा अरेंजमेंट होगा वेस्टर्न टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी मीटर का, ठीक है। उसका कंस्ट्रक्शन ध्यान में आएगा सर? दो कॉइल, कॉइल ए कॉइल बी, जो 90 डिग्री परपेंडिकुलर है एक दूसरे को, और बीच में एक स्पिंडल रहेगा जिसके ऊपर पॉइंटर भी है और एक नीडल होगी, सॉफ्ट आयरन की नीडल होगी, विच विल फ्री टू मूव अंडर द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप यहाँ पे प्रॉपरली देख सकते हो तो यू कैन सी देयर एक्सिस ऑफ कॉइल ए इट इज गिवन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, है ना। एक्सिस ऑफ कॉइल बी वर्टिकल एक्सिस आपको दिख रही, यानी दोनों कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगा वो एक दूसरे को कैसे रहेगा, परपेंडिकुलर। क्योंकि सर हमने उसका फिजिकल लोकेशन ही वैसा रखा है ना। कॉइल का जो माउंटिंग है वो हमने ही वैसा रखा है, 90 डिग्री होना चाहिए। तो बट ऑब्वियसली कॉइल का लोकेशन या उसका माउंटिंग ही 90 डिग्री होगा सर, तो बट ऑब्वियसली उसके थ्रू जो प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड रहेगी वो भी कैसे रहेगी, एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेगी, राइट, 90 डिग्री रहेगी। सो यू कैन अज्यूम इट देयर। और इनपुट में ये हमारा यहाँ पे सोर्स रहेगा। अब रही बात इसकी ऑपरेशन की, तो उसका ऑपरेशन हमारा कैसे रहेगा, आपको डायग्राम भी मैं एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ, ठीक है। तो जहां तक इसके ऑपरेशन की बात है, तो सबसे पहले ये जो मीटर रहेगा ये पूरा का पूरा मीटर हमें एक इनपुट सप्लाई के अक्रॉस में कनेक्ट करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है एसी सोर्स हमने लगाया इनपुट में, तो एसी सोर्स के अगेंस्ट में या अक्रॉस में हम ये मीटर को कनेक्ट करते हैं। एंड बट ऑब्वियसली जब हम इनपुट में ये सप्लाई देंगे, आपका सिंगल फेज रेटेड सप्लाई या वोल्टेज जब हम देंगे, तो आपका इसके थ्रू जाने वाला रेटेड करंट फ्लो होगा इनपुट से, एंड दैट विल गो थ्रू द सीरीज रिएक्टेंस एल, राइट। तो इनपुट सप्लाई में अगर कुछ हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स है या डिस्टरबेंस है, तो वो डिस्टरबेंस ऑलरेडी फिल्टर आउट हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ सीरीज रिएक्टेंस एल और सीरीज रिएक्टर एल, ठीक है। और वो नेलीफाई या फिर वो हार्मोनिक्स फिल्टर आउट होने के बाद ये सप्लाई करंट हमारा आगे जाएगा। फिर यहां से हमारा जो है करंट आपका जाएगा कॉइल ए और कॉइल बी के थ्रू, ठीक है। नाउ एज ए सेड कॉइल ए और कॉइल बी में जो आपका करंट जा रहा है वो दैट विल बी थ्रू रजिस्टर आर ए आर बी एंड इंडक्टर एल ए एंड एल बी। ये हमारे अरेंजमेंट हमने ऑलरेडी वहां पे दिए, ठीक है। तो इनिशियली जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगी because of the current flowing through coil A and coil B, that magnetic fields will be perpendicular to each other। समझ में आ रहा है? कॉइल ए और कॉइल बी में जो सप्लाई के थ्रू जाने वाला करंट डिवाइड होगा कॉइल ए और कॉइल बी में, तो वो करंट जाने के बाद जो भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो एक दूसरे को कैसे रहेगी, परपेंडिकुलर। एंड बोथ दिस मैग्नेटिक फील्ड विल एक्ट अपॉन यूर सॉफ्ट आयरन मैग्नेटिक नीडल। ये बीच में जो आपको नीडल दिख रही है वो नीडल के ऊपर वो मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एक्ट होगा, यानी उसका इफेक्ट उसके ऊपर होगा। क्योंकि मैग्नेटिक नीडल कैसे है सर, वो स्पिंडल के ऊपर माउंटेड है, सो इट इज फ्री टू रोटेट, इट इज फ्री टू मूव एज पर द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो इनिशियली जब नॉर्मल सप्लाई फ्रीक्वेंसी या नॉर्मल सप्लाई हम इनपुट में देंगे, तो नॉर्मल सप्लाई के लिए हमारा जो क्या बोल सकते हैं मीटर हमारा इस हिसाब से डिजाइन रहेगा कि जो भी इंडक्टेंस एल ए, जो भी रेजिस्टेंस आर ए और आरबी, इसकी वैल्यू जो रहेगी, ये इंडक्टर एल ए और आरबी, ये इनकी वैल्यूज हमारी इस हिसाब से रहेगी कि भाई हमारे कॉइल ए और कॉइल बी के अक्रॉस का जो वोल्टेज रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? मीटर का डिजाइनिंग कैसे करेंगे सर, कि जो भी रेजिस्टेंसेस इंडक्टेंसेस हम यूज कर रहे हैं, तो नॉर्मल सप्लाई फ्रीक्वेंसी के लिए यानी 50 हर्ट्ज सप्लाई फ्रीक्वेंसी के लिए हमेशा जो रिएक्टेंस एल ए और आरबी, ये आपको जो दिख रहा है इनपुट साइड में, रिएक्टेंस एल ए और आरबी, इसके अक्रॉस का वोल्टेज जो है वो आपका हमेशा इस हिसाब से रहेगा कि वो आपका कॉइल ए और कॉइल बी में जो करंट भेजेगा वो सेम रहेगा। जो मैं वर्डिंग्स बोल रहा हूं वो ध्यान में आ रहा है क्या, क्या बोला मैंने? फॉर इनपुट ऑफ नॉर्मल सप्लाई फ्रीक्वेंसी यानी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए, नॉर्मल सप्लाई फ्रीक्वेंसी यानी 50 हर्ट्ज, उसके लिए हमारे कॉइल एल ए या रिएक्टेंस एल ए और आरबी, इसका वैल्यू हमारा इस हिसाब से सेट होता है कि दोनों के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप इस हिसाब से रहेगा कि वो कॉइल में जाने वाला करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी मान लो अगर
कॉइल एल में 5 एम्पियर करंट जा रहा है तो कॉइल एलबी में भी क्या रह जाएगा, 5 एम्पियर करंट ही जाएगा. दोज वैल्यू विल बी ऑलरेडी सेट फॉर नॉर्मल सप्लाई फ्रीक्वेंसी. ये ऑलरेडी कैलिब्रेशन किया हुआ रहता है. ठीक है. तो बट ऑब्वियसली अगर नॉर्मल सप्लाई फ्रीक्वेंसी है सर या 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तो एलए और आरबी के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप रहेगा, सेम रहेगा. और हमारे कॉइल एल और कॉइल ए और कॉइल बी में दोनों में सेम करंट जाएगा. और कॉइल ए और बी में अगर सेम करंट जाता है, उसका मैग्नीट्यूड अगर सेम है, तो बट ऑब्वियसली जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगी बिकॉज ऑफ कॉइल एंड कॉइल बी, दैट विल बी ऑफ सेम स्ट्रेंथ. एग्री और नॉट? कॉइल ए और कॉइल बी का जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, उसका जो स्ट्रेंथ रहेगा वो भी क्या रहेगा सर, सेम रहेगा. राइट? बिकॉज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इट इज डिपेंडेंट ऑन करंट इटसेल्फ. कॉइल के थ्रू जो करंट जाएगा, वो करंट का मैग्नीट्यूड जितना होगा सर, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ रहेगा. तो हमने अगर ऐसी सेटिंग करके रखा है रिएक्टेंस एल ए और आरबी के वैल्यू का कि कॉइल ए और बी में सेम करंट जाएगा, तो कॉइल ए और कॉइल बी के थ्रू जो प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, वो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी क्या होगा सर, सेम होगा. राइट? तो बट ऑब्वियसली अगर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉइल ए एंड कॉइल बी, ये दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है और दोनों अगर परपेंडिकुलरली माउंटेड है, तो ये मैग्नेटिक नीडल जो है, ये मैग्नेटिक नीडल आपकी कहीं पे भी मूव होगी नहीं. राइट? तो वो मैग्नेटिक नीडल का जो एंगल है, उसका जो पोजीशन है, वो हमेशा 45 डिग्री में रहेगा. पॉइंट टू बी नोटेड. कैसे रहेगा वो मैग्नेटिक नीडल का एंगल? 45 डिग्री में. अब 45 डिग्री किसको? वो 45 डिग्री रहेगा आपके कॉइल ए के एक्सिस को भी, और 45 डिग्री रहेगा आपके कॉइल बी के एक्सिस को भी. समझ में आ रहा है? क्योंकि दोनों कॉइल का करंट सेम है, दोनों कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ सेम है, तो मैग्नेटिक नीडल एक ही जगह फिक्स रहेगी. यानी पॉइंटर जो है, वो पॉइंटर क्या शो करेगा आपको? नॉर्मल वैल्यू शो करेगा, जो आपको आपके डायग्राम में दिख रहा है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपके मैग्नेटिक नीडल का एंगल कैसे रहेगा? डिफ्लेक्शन 45 डिग्री टू द एक्सिस ऑफ कॉइल ए एंड टू द एक्सिस ऑफ कॉइल बी, सो दैट मैग्नेटिक नीडल कहीं पे भी डिफ्लेक्ट नहीं होगी सर. दैट विल बी एग्जैक्टली 45 डिग्री एज यू कैन सी इन टू द डायग्राम. अब सो दिस इज द केस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल सप्लाई फ्रीक्वेंसी, जहां पे 50 हर्ट्ज इनपुट है हमारा. ठीक है. बट मान लो इन केस अगर इनपुट से आने वाले सप्लाई की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, है ना, 50 हर्ट्ज से ऊपर हो गई, मान लो 52 है, 55 है, 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा सर? इनपुट से सप्लाई फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ती है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, इसका मतलब क्या है? जो नंबर ऑफ साइकिल्स होते हैं वो साइकिल्स बढ़ रहे हैं. 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी अगर मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब है 60 नंबर ऑफ साइकिल्स हमारे जनरेट हो रहे हैं पर सेकेंड इनपुट के. जब 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी थी तो साइकिल्स कितने थे? 50. तो बट ऑब्वियसली है कि फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेंगी तो फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट हमारा किस पे होगा? रिएक्टेंस पे. रिएक्टेंस एल ए और एल बी, ये रिएक्टेंस वैल्यू हमारी बढ़ जाएगी. समझ में आ रहा? अब पूछो सर रिएक्टेंस कैसे बढ़ेगा? रेजिस्टेंस सेम रहेगा हमारा, आर ए आर बी का वैल्यू सेम रहेगा. रेजिस्टेंस पे कभी भी फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट होता नहीं. फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट किसका किसके ऊपर होगा? एल ए और एल बी पे. रिएक्टेंस पे इफेक्ट होता है फ्रीक्वेंसी का. सर कैसे? कोई बता सकता मुझे? रेजिस्टेंस से क्यों इफेक्ट होता है और इंडक्टेंस या रिएक्टेंस क्यों इफेक्ट हो रहा है, रेजिस्टेंस से क्यों नहीं हो रहा? कैन एनीबॉडी टेल मी प्लीज? यस प्रियंका, मीनल, अंकिता. सर नॉर्मल सप्लाई फ्रीक्वेंसी के लिए तो समझ में आ गया. ठीक है. कॉइल का वो नीडल का डिफ्लेक्शन 45 है, इसलिए पॉइंटर भी हमारा बीच में रीडिंग शो करेगा, यानी नॉर्मल शो करेगा. बट अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और फ्रीक्वेंसी कम होती है, उसके लिए हमें स्टडी करना है. फ्रीक्वेंसी अगर मान लो बढ़ गई, 50 हर्ट्ज से ऊपर हो गई, है ना, तो वो केस में रिएक्टेंस वैल्यू क्यों बढ़ेगा बताओ तो? प्रियंका भुयर, चैतन्य नेवारे, जो दिख रहे हैं मुझे विंडो पे, प्रियंका बता सकते हैं? मनीषा? अरे है क्या अपन इधर? सो गए क्या है इधर? अच्छा ठीक है.
ओके सर, हमें इक्वेशन पता है, इफ यू रिमेंबर, रिएक्टेंस, रिएक्टेंस इज व्हाट, दैट इज नथिंग बट एक्सएल। होता है ना इंडक्टिव रिएक्टेंस और एक्सी, एक्सएल और एक्सी, दैट इज बिकॉज ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो एक्सएल और एक्सी का अगर इक्वेशन अपन देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है ना, देखो ना। एक्सएल स्पेशली इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, एक्सएल इक्वल्स टू क्या होता है, 2πfl होता है क्या, एक्सएल इक्वल्स टू 2πfl। इक्वेशन अगर याद होगा तो आपका, तो हमारा एक्सएल की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंडेंट है सर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अरे समझ में आ रहा है क्या, अरे मैं क्या बक रहा हूं। रिएक्टेंस वैल्यू, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल किसके ऊपर डिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो हमारा एक्सएल भी बढ़ेगा, है ना, यानी रिएक्टेंस बढ़ेगा। अभी समझ में आ रहा है क्या। फ्रीक्वेंसी मान लो अगर इनपुट से बढ़ेगी तो हमारी रिएक्टेंस वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो अगर रिएक्टेंस अगर बढ़ रहा है सर तो उसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, V इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू एक्सएल, है ना। तो एक्सएल अगर बढ़ेगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ेगा वो अक्रॉस के कॉइल का। सो बोलने का मतलब क्या है, अगर आप डायग्राम से अगर देख सकते हो तो नॉर्मल सप्लाई फ्रीक्वेंसी के लिए तो कोई इशू नहीं सर, बट अगर हमारी इनपुट से फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ती है नॉर्मल वैल्यू के ऊपर, तो जो रिएक्टेंसेस है कॉइल एल के और एलबी के, यानी रिएक्टेंस ऑफ एल एंड एलबी विल ऑल्सो इंक्रीज, है ना, बट जो आर ए और आरबी रहेगा वो हमारा सेम रहेगा। और अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, हमारा एल ए और एलबी का रिएक्टेंस वैल्यू बढ़ता है, तो बट ऑब्वियसली उसके अक्रॉस का जो वोल्टेज ड्रॉप रहेगा वो क्या होगा, बढ़ेगा, बट ऑब्वियसली। समझ में आ रहा है, दैट मीन्स द वोल्टेज विच विल बी applied or which will be implemented across coil A, it will be increased as compared to coil B। समझ में आ रहा है? ये देखो कॉइल एल ए अपन ने कैसे लगाया है, पैरेलल में, कॉइल ए के पैरेलल में लगाया। तो कॉइल एल ए का अगर रिएक्टेंस बढ़ता है सर फ्रीक्वेंसी के साथ तो उसका वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा। सो दैट मीन्स कॉइल ए के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ेगा। और कॉइल ए के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप अगर बढ़ रहा है या वोल्टेज बढ़ रहा है तो कॉइल ए में जाने वाला करंट भी बढ़ेगा एज कंपेयर टू कॉइल बी। समझ में आ रहा है क्या, कॉइल ए का जो थ्रू में जाने वाला करंट है वो करंट क्या होगा, बढ़ेगा एज कंपेयर टू कॉइल बी। एंड बट ऑब्वियसली अगर कॉइल ए के थ्रू जाने वाला करंट अगर बढ़ रहा है सर, तो उसके थ्रू जो प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा रहेगी। कॉइल ए के थ्रू प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा रहेगी, क्योंकि कॉइल ए के थ्रू जाने वाला करंट क्या है, ज्यादा है। और कॉइल ए के थ्रू प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ अगर ज्यादा है, तो बट ऑब्वियसली जो हमारा नीडल है, मैग्नेटिक नीडल जो हमारा रखा है हमने वहां पे प्लेस किया है, वो मैग्नेटिक नीडल आपका कहां पे डिफ्लेक्ट होगा, दैट इज टुवर्ड द एक्सिस ऑफ कॉइल ए। कहां पे डिफ्लेक्ट होगा, दैट इज टुवर्ड द एक्सिस ऑफ कॉइल ए, क्योंकि उसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है। बट ऑब्वियसली वो मैग्नेटिक नीडल वही डिफ्लेक्ट होंगी जो कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी। सिंपल इक्वेशन है, ज्यादा समझ तकलीफ देने की जरूरत नहीं। मैग्नेटिक नीडल कहां पे डिफ्लेक्ट होगी, जहां पे जो कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये केस में कॉइल ए का करंट ज्यादा था, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा थी, तो कॉइल ए हमारी कहां पे डिफ्लेक्ट होगी, आई मीन मैग्नेटिक नीडल कहां डिफ्लेक्ट होगी, कॉइल ए की तरफ, एक्सिस की तरफ। और कॉइल ए के एक्सिस की तरफ अगर वो डिफ्लेक्ट हो रही, तो यू कैन सी देयर आपका जो पॉइंटर है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। तो magnetic needle will try to catch your axis of coil A and accordingly your pointer will deflect towards higher frequency range। तो पॉइंटर आपका क्या शो करेगा, हायर फ्रीक्वेंसी रेंज शो करेगा, यानी आपका वो लेफ्ट साइड पे मूव होगा पॉइंटर। समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूं मैं, आ रहा है ध्यान में। हाँ, सो ये मैग्नेटिक नीडल कॉइल ए के एक्सिस को अलाइन करने की कोशिश करेगा और आपका पॉइंटर लेफ्ट हैंड में शो मूव होगा और आपको हायर फ्रीक्वेंसी वो शो करेगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा आपका क्या बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी का वैल्यू बढ़ते जाएगा उतना ज्यादा रिएक्टेंस बढ़ते जाएगा, जितना ज्यादा रिएक्टेंस बढ़ते जाएगा वैसे वैसे कॉइल के अक्रॉस का वोल्टेज बढ़ेगा। और कॉइल के अक्रॉस का वोल्टेज बढ़ेगा तो कॉइल के थ्रू जाने वाला करंट भी बढ़ेगा। और कॉइल के थ्रू जाने वाला करंट बढ़ रहा है सर, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ और स्ट्रांग होती जाएगी और वैसे वैसे हमारा पॉइंटर ज्यादा ज्यादा फ्रीक्वेंसी शो करते जाएगा। तो ऐसा उसका रिलेशनशिप आपका ग्राफ का रहेगा। समझ में आ रहा है क्या, रिलेशनशिप समझ में आया पैरामीटर्स का, पॉइंटर कैसे डिफ्लेक्ट होगा। ओके, सो दिस वाज द केस फॉर हायर फ्रीक्वेंसी, जब हमारी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो कैसे होगा सर, तो फ्रीक्वेंसी अगर कम रहेगी तो बट ऑब्वियसली उसके लिए हमारा एग्जैक्टली अपोजिट एक्शन रहेगा, है ना।
अपोजिट एक्शन कैसे, इनपुट से फ्रीक्वेंसी अगर कम हो रही 50 हर्ट्ज से, तो हमारे रिएक्टेंस के अक्रॉस का जो वोल्टेज है, वो वोल्टेज हमारा क्या होगा, ए के अक्रॉस का कम होते जाएगा कंपेयर टू कॉइल बी और इंडक्टर बी। और वोल्टेज अगर कम हो रहा है तो कॉइल ए के थ्रू जाने वाला करंट का वैल्यू मैग्नीट्यूड हमारा कम रहेगा, सो दैट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय कॉइल ए इट विल बी समवॉट वीकर एज कंपेयर टू कॉइल बी। यानी ये केस में कॉइल बी का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होगा। आई विल रिपीट द स्टेटमेंट, कॉइल बी का मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, कॉइल ए का मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा वीक होगा, ठीक है, फॉर लोअर फ्रीक्वेंसी। सो अकॉर्डिंगली your this magnetic needle will try to align in the direction of axis of coil B। समझ में आ रहा है, आपके मैग्नेटिक फील्ड जो है कॉइल बी की, जो मैग्नेटिक फील्ड की एक्सिस रहेगी, वो एक्सिस के ऊपर वो अलाइन करने की कोशिश करेगा, और पॉइंटर जो है आपका राइट हैंड साइड मूव करेगा, है ना, यानी लोअर फ्रीक्वेंसी आपकी शो करेगा। तो ऐसा उसका फंक्शनिंग है तीन अलग अलग केसेस के लिए। समझ में आ रहा है, तीन अलग अलग केसेस समझ में आया सर, कौन सा? सबसे पहला यानी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी यानी 50 हर्ट्ज। तो हमारे मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन क्या रहेगा, 45 डिग्री टू एक्सिस ऑफ बोथ द कॉइल्स, 45 डिग्री टू कॉइल ए, 45 डिग्री टू कॉइल बी, सो दैट पॉइंटर विल नॉट मूव, ना लेफ्ट में जाएगा ना राइट में, इट विल शो नॉर्मल वैल्यू सेंटर में, ठीक है। दैट इज द केस वन। केस टू, फॉर द हायर फ्रीक्वेंसीज, अगर 50 से ऊपर अगर फ्रीक्वेंसी जाती है, तो वो केस में फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो रिएक्टेंस बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा, अकॉर्डिंगली कॉइल ए के थ्रू जाने वाला करंट बढ़ेगा, और आपका मैग्नेटिक नीडल एक्सिस ऑफ कॉइल ए की तरफ अलाइन होगा, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो पॉइंटर हायर फ्रीक्वेंसी शो करेगा, ठीक है। केस टू हो गया ये। केस थ्री कैसा रहेगा, फॉर लोअर फ्रीक्वेंसी। तो लोअर फ्रीक्वेंसी के लिए कैसा रहेगा, इनपुट से फ्रीक्वेंसी अगर ड्रॉप होती है 50 हर्ट्ज से नीचे अगर फ्रीक्वेंसी जाती है, तो हमारा अकॉर्डिंगली रिएक्टेंस भी कम होगा, क्योंकि रिएक्टेंस किसके ऊपर डिपेंड है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। फ्रीक्वेंसी कम होगी तो रिएक्टेंस कम होगा, रिएक्टेंस कम होगा तो वोल्टेज आपका कम होगा कॉइल के अक्रॉस का, ए के अक्रॉस का, कॉइल ए के अक्रॉस का। और वोल्टेज अगर कम होता है सर, तो कॉइल के थ्रू जाने वाला करंट भी करस्पॉन्डिंगली कम होगा। सो करंट का मैग्नीट्यूड कम है तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी कम रहेगा, which will be somewhat weaker or lower as compared to coil B, and accordingly your magnetic needle will deflect towards the magnetic field of coil B, right, instead of coil A। तो उसके हिसाब से पॉइंटर हमारा राइट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट होगा, जिसको हम बोल सकते हैं कि लोअर फ्रीक्वेंसी वो हमारी शो करेगा मीटर के ऊपर। समझ में आ रहा है? तो ऐसे हमारे वेस्टर्न फ्रीक्वेंसी मीटर का ऑपरेशन है, विच विल बी डिपेंडेंट ऑन वेरिएशन इन द फ्रीक्वेंसी। आय का ऑपरेशन ध्यान में आया क्या सर? कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन ध्यान में आया क्या? ठीक है, दो कॉइल है, कॉइल भी पैरेलल परपेंडिकुलर रहेगी, एक पॉइंटर, एक मैग्नेटिक नीडल, और सिंपल हमारी तीन कंडीशन हमें ध्यान में रखना। ये वेस्टर्न फ्रीक्वेंसी मीटर हमेशा पूछते हैं 6 मार्क के लिए, ठीक है। तो इसमें ये डायग्राम ध्यान में रखो, हर एक का अलग अलग अपना अपना फंक्शन है। ये एल का अलग है, एल ए, आर ए, आर बी, एल बी सबका है ना। और ये कंस्ट्रक्शन के हिसाब से ये डायग्राम आपको निकालना है और उसका ऑपरेशन हमें लिखना है कंस्ट्रक्शन के बाद, सिंपल तीन कंडीशन को यूज करके, ठीक है। सो आई होप सो आपको समझ में आया है वेस्टर्न फ्रीक्वेंसी मीटर। यस और नो? व्हाट अबाउट अदर गाइज? ओके फाइन। सो नेक्स्ट वाला टॉपिक अपना है डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर। एक ही टॉपिक बचा है अपना, लास्ट वाला ये यूनिट का, ठीक है। एक्चुअली बेटा मुझे पॉली में एफसी करने जाना है अभी, है ना। स्टूडेंट्स के कॉल आ रहे हैं मुझे मोबाइल पे, पॉली फर्स्ट ईयर का मंडे को लास्ट डेट है ना, मुझे एफसी करने जाना है। तो आज के लिए अपन यहीं पे रुकते हैं, मंडे नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे अगला टॉपिक। एक ही टॉपिक बचा है, अपना यूनिट खत्म हो जाता है और थर्ड यूनिट अपन चालू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सो आज के लिए अपन यही रुकेंगे। मैं आपको अटेंडेंस लिंक शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि उनका एफसी करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपन क्लास में कवर अप कर लेंगे अगले क्लास में, ठीक है। वेट फॉर अ मिनट, मैं अटेंडेंस लिंक प्रोवाइड कराता आपको। और सी यार, बाकी लोग सुन रहे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? इधर क्लास मैंने एंड बोला तो लोग मीटिंग छोड़ना चालू कर देते। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं गूगल क्लासरूम पे अभी नोट्स अपलोड कर देता हूँ, ठीक है, यूनिट 2 के। क्या बोल रहा हूँ मैं? गूगल क्लासरूम पे यूनिट 2 के नोट्स में अपलोड करूंगा। तो उसमें से जो अपने टॉपिक्स हो चुके हैं वो टॉपिक्स के डायग्राम्स ड्रॉ करके आपको उसमें लिखना है कॉपी में,
राइट। क्या करना है, वो जो टॉपिक्स में बोल रहा हूँ या नोट्स में है, वो टॉपिक्स आपको लिखना है। हमने बहुत सारे डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल तो ले ही लिए, और थ्योरी मैंने ऑलरेडी समझा दिए। ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसको कॉपी में ट्रांसफर करना है, तो साइड बाय साइड आपके खुद के हाथ से खुद के नोट्स बन जाएंगे। है ना, वहां पे कैसा हैंडराइटिंग सॉफ्ट कॉपी में कभी समझती है नहीं समझती है, तो साइड बाय साइड आप अपने हैंडराइटिंग में वो थोड़ा सा नोट्स बना लो, सो दैट एग्जाम के टाइम, पढ़ने के टाइम आपको वो इजी जाएगा आपके हैंडराइटिंग में, और प्रैक्टिस भी हो जाएंगी सर। समझ में आया क्या आपको बोला मैंने? ठीक है, बहुत लोग का रिप्लाई है इस पे। तो यू कैन चेक द गूगल क्लासरूम आफ्टर हाफ एन आवर और 1 आवर। मैं एक आध घंटे में आपको अपलोड कर लूंगा, और वहां से आपको वो लिखना है, वो डेरिवेशन नहीं लिखना है जो अपन ने ऑलरेडी करे हैं, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल। जो थ्योरी पार्ट है, जैसे पीएमएमसी हो गया, मूविंग आयरन हो गया, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप हो गया इंस्ट्रूमेंट, है ना, फ्रीक्वेंसी मीटर, पावर फैक्टर मीटर, जो चीजें है वहां पे वो लिखो। जो नहीं होंगे उसका मैं ऑलरेडी बाद में आपको मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा। सबको आएगा समझ में क्या प्रवचन बोल रहा हूँ मैं? क्या बोला मैंने, समझ में आया क्या? मैं कल पूछूंगा, कॉपी दिखाने के लिए बोलूंगा, एक एक पेज पलटा के। तो आज और कल में आपको लिखना है, वो मैं मंडे को बोलूंगा लेक्चर में, ठीक है? तो अगर कॉपी में नहीं रहेगा वो, तो मैं रिमूव कर दूंगा आपको ग्रुप से, क्लासेस अटेंड ही नहीं करना नहीं तो। चलो, थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग। अपन अगले क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? चलो, थैंक यू ऑल।